नमस्ते। सॉलिड फैक्ट से हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, धनखड़ साहब तो मिल गए आखिरकार। इतने दिनों से उनको ढूंढा जा रहा था, लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि धनखड़ साहब हैं कि नहीं है, हैं तो कहाँ हैं, कहाँ चले गए, हाउस अरेस्ट हो गए, हाउस अरेस्ट नहीं हुए तो हैं कहाँ, गायब कर दिए गए, इत्यादि 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 बहुत सारे सवाल पूछे गए। इतने सवाल पूछे गए कि 33 दिन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को जिक्र करना पड़ा। हालांकि वो जब उन्होंने जिक्र किया तो ये शक और गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि धनखड़ साहब गए कहां। उन्होंने ये कह दिया कि धनखड़ ने तो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, इसलिए ये इस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। एक तरीके से चेतावनी दे दी थी जो चर्चा कर रहे थे उनको। लेकिन उसी दिन धनखड़ साहब मिल भी जाते हैं, तो ये एक संयोग है, इसको संयोग समझा जाए कि अमित शाह इधर कहते हैं और उधर धनखड़ साहब मिल जाते हैं। वो सारे सवाल अब कहां गए जो पूछा जा रहा था कि गायब हो गए, और कहा जा रहा था कि उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो ये सब सवाल बेबुनियाद हो गए अब तो। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। और सबसे पहले तो बधाई आप लोगों को, सारे दर्शकों को भी, कि आखिरकार उनको नए भारत में 35वें दिन अपना पूर्व उपराष्ट्रपति जो रहस्यमय हालात में गायब बताए जा रहे थे, वो आखिरकार मिल गए हैं। और उसी बंगले में मिले हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट में, जहां पर वो पहले रहा करते थे। और इसमें कोई शक नहीं थी किस तरीके का। मैंने और आपने तो एक दो बार चर्चा भी की शुरू शुरू में जब रिजाइन किया, कि फॉर द टाइम बिंग वो वही। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना और जिस तरीके से सरकार ने चुप्पी साधी, तो हर चीज को इस देश में स्टेट सीक्रेट बना करके रखने की एक नई प्रवृत्ति आप देख रहे होंगे लगातार डेवलपमेंट। वो चाहे उपराष्ट्रपति का एक तरीके से गायब हो जाना हो, उनका कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखना ना हो। और आज भी उपराष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति मिल जरूर गए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली इनकम्युनिकेबल है। ना कोई उनसे बाहर से संपर्क कर सकता है, ना वो किसी से संपर्क करते हैं। ये जो आपने नया कम्प्लेक्स जो बना है, वाइस प्रेसिडेंट का जो नया स्टेट बना है, एनक्लेव बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, नॉर्थ ब्लॉक के बिल्कुल साथ में। पहले जाकिर हुसैन मार्ग पे वाइस प्रेसिडेंट का हाउस होता था, तो अब ये 15 एकड़ का है। और इसके दो पोर्शन है प्रकाश जी। एक ऑफिशियल पार्ट जो है, जो कैंप ऑफिस और सारा होता है वाइस प्रेसिडेंट का, और एक रेजिडेंशियल पार्ट। तो धनखड़ साहब कब जिस दिन से रिजाइन किया है, यानी कि 21 जुलाई से लेकर अब तक, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं केवल रेजिडेंशियल पार्ट के अंदर। और ऑफिशियल पार्ट जो है, ऑफिशियल पोर्शन जो है, जिसको कैंप ऑफिस बोलते हैं, वो लगभग एक तरीके से उसको कह सकते हैं आपके वहां वो नहीं जा सकते। आपको ध्यान होगा, जैसे इस्तीफा हुआ था उसको पूरे को एक खास तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूंगा सील कर दिया गया था, लेकिन वो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया था एक तरीके से। वो किसके लिए हुआ वो समझ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पद पे थे तो हम कोई भी ऐसा बात नहीं कहेंगे जो गरिमा के अनुरूप ना हो। लेकिन वो यस, आउट ऑफ बाउंड्स था वो एरिया, ऑफिस वाला जो एरिया था। और वो अब भी, तो धनखड़ साहब अपने आप को यही रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। उस दिन के बाद से आज तक घर से नहीं निकले हैं एक बार भी, एक पल के लिए भी। घर में ही हैं, वहीं पे वो योगा करते हैं सुबह, उसके बाद थोड़ी बहुत देर टेबल टेनिस खेलते हैं, अपने मूवीज वगैरह देखते हैं ओटीटी पे, पढ़ने वढ़ने का शौक है। और उनसे बाहर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में संपर्क नहीं करता है। केवल उनकी जो बेटी है कामना वाजपेयी, वो जो गुड़गांव में रहती है, वो उनसे हर रोज एक बार मिलने जरूर जाती है। मिसेस धनखड़ जो है, जगदीप की जो वाइफ है, जगदीप धनखड़ जी, मिसेस सुरेश धनखड़, वो इस दौरान 3 बार राजस्थान गई है, 2 बार जयपुर गई है। आपको ध्यान होगा, जयपुर से सांगानेर रोड पर इनकी पारिवारिक जो है जमीन थी, और वहां पर 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है। उसमें से एक का मुहूर्त या कोई ऐसा था, तो उस पर भी वो जाके अभी 10 दिन पहले। तो पिछले 1 महीने में 2 से 3 दौरे सुदेश धनखड़ जी के जरूर हुए राजस्थान के। जगदीप धनखड़ जी उस दिन से लेकर अब तक वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का जो है, वहां से नहीं निकले हैं, और अभी नए अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको लुटियंस दिल्ली में जहां भी वो चाहे, बाकायदा उनसे प्राथमिकता लेकर के टाइप 8 जो मिनिस्टर बंगला होता है, वो लाइफ लॉन्ग अलॉट किया जाता है, फुल्ली फर्निश्ड और बिना किसी लाइसेंस फीस। वो एक रिटायर्ड पर्स के रूप में। तो वो उसकी अभी वो तलाश की जा रही है उनके लिए मकान की। और जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि उनको 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग जो है, वो बंगला अलॉट किया जाएगा बहुत जल्दी ही। उसमें अभी कोई जो मंत्री रह रहे हैं, वो अभी खाली करने की प्रक्रिया में है। और धनखड़ साहब अपना सामान ऑलरेडी पैक कर चुके हैं, उनको केवल इशारे का इंतजार है, वो उसी दिन वहां से शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी आपको पता है बहुत नजदीक है। और जब वो आते हैं, जिस दिन से हो जाता है चुनाव हो जाता है, तो वो इमीडिएटली टेक ओवर करेंगे, क्योंकि पोस्ट खाली है ऑलरेडी। तो उनको आते ही जैसे ही चुनाव होगा, वो उम्मीद की जाती है 1 आध दिन के अंदर वो टेक ओवर कर लेंगे, या वेरी नेक्स्ट डे। तो उससे पहले ये बंगला खाली होना जरूरी है वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव का। इसलिए इनको बहुत जल्दी आप देखेंगे वो शिफ्ट भी उधर से करने की बात।
एक एक बहुत जरूरी चीज सर जिसका अभी आपने जिक्र किया कि उनसे कोई मिल नहीं सकता, तो मिल क्यों नहीं सकता है? धनखड़ साहब खुद मिलेंगे नहीं, या माहौल ऐसा बना करके रखा गया है कि हाउस अरेस्ट नहीं है वो, उनको किसी तरीके से अरे उसमें दबाव में घेरे में नहीं रखा गया है, लेकिन बस मिल नहीं सकते हैं? राम प्रकाश जी, आप मिलने की बात कर रहे हैं। मैंने जो शब्द प्रयोग किया उस पर दोबारा जाइएगा। मैंने कहा इनकम्युनिकेबल है कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि उनके पास फोन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, घर पे फोन लैंडलाइन नहीं है। कोई भी ना तो फोन आ रहा है, ना किसी का जवाब। अगर मान लीजिए आप कॉल कर भी ले तो जवाब नहीं आएगा उधर से। तो कंप्लीटली इनकम्युनिकेबल रखा गया है। रीजंस बेस्ट नोन टू आइदर मिस्टर धनखड़ और द गवर्नमेंट। आपने देखा जिस दिन 21 जुलाई को इस्तीफा हुआ उसके तत्काल बाद जो उनका पर्सनल स्टाफ होता है, ओएसडी और तमाम सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्टर, उन सबको वहां से बाहर कर दिया गया था। वो उस दिन छोड़ के चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये असाधारण परिस्थितियों में ये सारी हुई थी। जिस तरीके से इस्तीफा हुआ ऑल ऑफ ए सडन, किसी को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं। तो उसके बाद जो जो कार्रवाइयां हुई, स्टाफ को हटाया जाना, जो ऑफिस था उसको एक खास तरीके से वो कर दिया जाना, आउट ऑफ बाउंड्स कर देना, बाहर आने जाने पर उस पर रोक लग जाना। और ये बता दूं कि मिसेस धनखड़ जो 3 बार राजस्थान गई है, वो भी प्राइवेट गाड़ी से गई, सरकारी गाड़ी से वो नहीं गई है। और उपराष्ट्रपति से चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो धनखड़ साहब भी किसी सरकारी जो एक होता है ना काफिला और वो सारी चीजें जो प्रोटोकॉल, वो कोई चीज उन्होंने अभी तक यूज नहीं की है, केवल उस बंगले में गए। तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये बात कौन बताएगा हाउस अरेस्ट की बात? या तो जगदीप धनखड़ बताए, जो कभी नहीं बताएंगे जब तक मोदी जी सत्ता में है, या सरकार बताए। अब मोदी, आपने कल अमित शाह पे आपने चर्चा की, हम दोनों ने की थी कि अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई क्या है, तो उन्होंने सारी बात बताई लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल क्या था कि क्या वो हाउस अरेस्ट में, वो कहाँ है ये नहीं बताया था। जबकि ये क्लियर था कि वो कहीं नहीं गए हैं, इसी घर के अंदर है। पहले दिन से हमने चर्चा की थी यही रह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जिस तरीके का जो माहौल बढ़ाया जाता है ना, उसका आप देखिए, एक तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ये हो सकता है। इसका मैसेज समझिए बिटवीन द लाइन्स पे। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फॉर एनीबडी। जो सरकार से मत भिन्नता रखते हैं उसके लिए एक अप्रत्यक्ष तौर पे संदेश भी तो है, परोक्ष तौर पे, कि अगर उपराष्ट्रपति का यूं इस्तीफा, धनखड़ साहब को क्या गलत फहमी रही है, जिन भी कारणों से उनको हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको ये तो था ही ना कि मैं तो संवैधानिक पद पर हूं, मुझे कौन हटा सकता है, मुझे हटाने के लिए महाभियोग चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव ऐसी तो वैसा उनको तो किसी भी व्यक्ति को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का तो पता ही। लेकिन जब इस्तीफा हुआ तो क्या किसी ने कल्पना की थी कि इस तरीके से इस्तीफा हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का और इस तरीके से गायब हो जाएंगे? आपको पता है जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति बने, कभी भी आपने देखा कि वो न्यूज साइकिल से बाहर रहे? उनको तो सुर्खियों में रहने की आदत थी। और आज हालत ये है कि पूरे देश में माहौल ये हो गया कि धनखड़ साहब है कहाँ। तो इसके पीछे की एक मंशा देखिए, इसके पीछे की एक सोच देखिए। और वो सोच क्या है कि मैं कह आपको रहा हूं और दिखा किसी और को रहा हूं। तो हुआ धनखड़ के साथ है, संदेश बहुत लोगों के लिए जो भी तमाम पदों पर है कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे सत्ता प्रतिष्ठान के साथ रहना है। वरना लोग फिर पूछेंगे कि आप किस अवस्था में हो। आपको ध्यान होगा ना, फारूक अब्दुल्ला साहब वाला घटनाक्रम भी, जो 370 वाला वो सारा, तो ये एक संदेश होते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं होती, इशारे हैं। और उन इशारों को संबंधित व्यक्ति समझ लेता है। सर सवाल यहीं से तो बड़ा है। अभी आपने कहा कि भाई धनखड़ साहब को सुर्खियों में रहने की आदत है, और ऐसी जो व्यक्ति इस चीज का आदी हो वो एकदम से गायब हो जाए, न्यूज फॉर्मेट पूरा न्यूज सिस्टम से गायब हो जाए, एक शब्द नहीं बोले, उसके बाद देश में कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति ये कहे कि उनके सेक्रेटरी को फोन करके मैंने नोट कराया और उसके बाद से जब मैं फोन कर रहा हूं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। यहीं से तो सारे सवाल शुरू होते हैं, और यही सबसे बड़े सवाल है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया है, धनखड़ साहब ने ऐसा क्या कर दिया है, या धनखड़ साहब के साथ क्या कर दिया गया है? क्या ये दो सवाल यहीं से पैदा नहीं हो जाते हैं? राम प्रकाश जी, दोनों का जवाब स्पष्ट है। धनखड़ साहब के साथ क्या कर दिया गया? इस्तीफा हो गया, घर पे है। और कहीं संचार की कोई किस तरीके की व्यवस्था पे मना कर दिया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे। और जो आपने कहा कि सुर्खियों में रहने की आदत है, जब आपको इस बात का पता है कि उनकी सुर्खियों की रहने की आदत है, तो सत्ता प्रतिष्ठान को भी तो पता है ना कि ऐसे व्यक्ति को सुर्खियों से दूर कैसे रखना है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। एक सुर्खियों से दूर है बेचारा किन्हीं कारणों से, और सत्ता प्रतिष्ठान ने तय कर दिया कि वो सुर्खियों में आए ना। और ये मान करके चलिएगा, उस दिन भी जिस दिन इस्तीफा हुआ था, हम दोनों चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि जब तक मोदी और शाह की सत्ता है
तब तक धनखड़ साहब चाहे इस घर से शिफ्ट कर जाए, दूसरी जगह चले जाए, तब बेशक इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी ना हो, सारी चीजें। उसके बावजूद भी इनकी सत्ता के रहने तक उनके मुंह से आप कभी कोई शब्द नहीं सुनेंगे। हो सकता है वो कभी अपनी मेमोयर्स लिखें, कभी ऑटोबायोग्राफी लिखें, या उनकी बेटी कामना उनके बारे में कुछ लिखें, वो एक अलग पक्ष हो सकता है। लेकिन जब नहीं, तक सतपाल मौजूदा मलिक साहब ने तो खुल करके बोला, एक एक चीज बताई सतपाल मलिक साहब ने कि कैसे उनको रिश्वत ऑफर की गई, कैसे कागजों पे साइन कराने के लिए कहा गया, कैसे जो है जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके पहले उनको जो है हेलीकॉप्टर नहीं भेजने दिया गया, उस समय नरेंद्र मोदी जी कहाँ फोटोशूट करा रहे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने मोदी जी को इसके लिए इन्फॉर्म किया तो मोदी जी ने कहा कि तुम्हें चुपचाप रहना है, अभी कुछ बोलना नहीं है इत्यादि। वो तो सारी बातें खुल करके कहते रहे मीडिया में। राम प्रकाश जी ने कब मुंह खोलना शुरू किया? जब वो जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर करके बाहर भेज दिए गए बाकी राज्यों में, और जब कंप्लीटली रिटायर हो गए और उन पे किसी का ध्यान नहीं था। आखिरी के 4 महीने अगर आपको ध्यान हो, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, और किसान आंदोलन के दौरान वो पहली बार एक्टिव हुए थे। और उस समय तक एक बात बड़ी साफ हो गई थी कि ही हैड फॉलन आउट ऑफ फेवर फ्रॉम मोदी जी, इसमें कोई शक मत मानिए। आपको ध्यान हो जब पुलवामा हुआ, उसके बाद जब जो कश्मीर के जो भी हालात थे, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड इंटरव्यू इन राजभवन श्रीनगर। उस समय उन्होंने जो बातें बताई थी, देखिए आज वो दिवंगत है, मैं बहुत सारे विवादों में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन जो मलिक साहब का भी जो रुख था 370 के समय में, किस तरीके से जो उन्होंने बताया मुझे, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑन रिकॉर्ड है, बाकायदा रिकॉर्डेड है। उन्होंने जो बताई थी चीजें, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक हद तक तो वो भी सरकार का एजेंडा ही पूरा कर रहे थे, और बियॉन्ड अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर के करो। अब उन बातों को अगर आप सुनेंगे तो इस देश में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि किस तरीके से 370 हटाने के लिए सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय से फोन गया, 1 घंटे के अंदर उनके पास वो ड्राफ्ट गया, उन्होंने वो अप्रूव करके वापस भेजा, और 11 बजे 370 हटाने का वो हुआ। तो वो काम भी तो वही कर रहे थे ना। अच्छा, इसका जब मैंने सवाल पूछा कि आपने ये क्यों किया, उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था उनके पास। और फिर कहते हैं कि इसका इतनी यूटी नहीं बनानी चाहिए थी, अलग नहीं करना चाहिए था, फला नहीं कर, तो आपने जो भेजी थी प्रपोजल, किसी और ने तो नहीं भेजी। तो बेसिकली मलिक साहब का ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की नहीं की, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे, तब तक जब राजभवन में रहे, तब तक तो वो नहीं बोल पाए ना, उसके बाद ही बोले। और उनको ये पता था कि यहां से उसके बाद उनके लिए कोई फर्दर नियुक्ति का भी कोई स्कोप नहीं था। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर उनकी मोदी जी से जो बात बताई ना उन्होंने, मेरे लिए मरे ही क्या, तो उस तरह की बातचीत, और फिर अमित शाह ने जिस तरीके से कहा उनको, तो वो सारी बातें अपने आप में फॉलन आउट ऑफ फेवर की बात कर रही। और आज एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, मोदी जी का एक और सिस्टम रहा है आज तक, 2002 से लेकर, जो व्यक्ति उनके फेवर से बाहर हो गए उसकी वापसी की गुंजाइश लगभग नामुमकिन है। तो जगदीप धनखड़ को भी ये बात का पता है कि एक बार अगर इस्तीफा हो गया और उनकी विदाई हो गई यहाँ से, तो मोदी के सिस्टम में तो कम से कम वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके का सरकार का दबाव रहता, इस सरकार का पर्टिकुलरली, उसमें कोई भी व्यक्ति नाहक ही पंगा लेना भी नहीं चाहेगा। तो बेहतर यही है कि जब तक ये लोग हैं जो हमारे आकलन है, जिस तरह का व्यक्तित्व वो मोदी जी के सत्ता में रहते हुए, हो सकता है वो मुंह ना खोले, उसके बाद नहीं उनको जो करना है वो करेंगे। सर, एक चीज है कि भाई फर्दर अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है तो वो तो क्लियर है कि धनखड़ साहब की भी नहीं होगी, जैसा भी आपने जिक्र किया। और धनखड़ साहब के साथ तो सतपाल मलिक जी से भी खराब व्यवहार हुआ, उन्होंने तो कम से कम अपना कार्यकाल पूरा किया। धनखड़ साहब से तो इस्तीफा ले लिया गया, फिर भी अगर कुछ नहीं बोलेंगे, ये कैसे संभव है? और क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या नहीं, ऐसा दबाव है धनखड़ साहब के ऊपर? राम प्रकाश जी अभी नहीं बोलेंगे, जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी उसके बाद खुल के बोलेंगे, ये भी मान के चलिएगा। सब कुछ बोलेंगे, एक एक चीज सर नितिन बताएंगे। गडकरी, सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, धनखड़ साहब कहते थे कि भाई वो संघ के एकलव्य हैं, ठीक है। नितिन गडकरी तो कभी क्लेम नहीं करते कि वो संघ के एकलव्य हैं, लेकिन वो इस सरकार में बैठे हुए सरकार का हिस्सा होने के बाद भी मोदी जी से अलग लाइन लेकर के कई बार चलते हैं। उनके पास अगर संघ का बैकअप है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या धनखड़ साहब के पास बैकअप है तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको, और नहीं राम कर सकते हैं उसको? राम प्रकाश जी, बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे कहने से बचना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि जगदीप धनखड़ संघ घोषित संघ के एकलव्य थे। वो कहते थे मैं संघ का एकलव्य हूं, संघ ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे एकलव्य है। एक चीज तो आपको ये अंतर रखना पड़ेगा, और वो कभी भी संघ के मूल काडर नहीं है। एडॉप्टेड 2003 के बाद, वो कांग्रेस से आए या आरजेडी से आए, पता नहीं कहां कहां से घूम करके आए, वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट, ये मान सकते हैं आप। जय देवलाल के साथ शुरू हुआ था लेट 80s के अंदर, उसके बाद जहां तक वो जो सफर उनका हुआ। नितिन गडकरी मूल रूप से आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, एक,
आज की तारीख से लेकर कभी से 2 बार अध्यक्ष और सारी चीजें, वो हमेशा से संघ के ब्लू आइड बॉय रहे हैं, एक से अधिक कारणों से। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, आपको भी पता है संघ के साथ जिस तरह का वो है। और संघ कभी भी बाहर के आदमी पर इतना भरोसा नहीं करता है कभी भी। और अब तो ये तय हो गया कि सतपाल मलिक जिस तरीके से लाए गए थे, उनके साथ जो भी हुआ, अब जगदीप धनखड़ मूल काडर नहीं थे तो उसके कारण क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजों से सबक लिया जाता है। कुछ चीजें होती है जो कई बार फैसले मिसकैलकुलेट हो जाते हैं, या जो अपने जैसे जगदीप धनखड़ जी ने जो ममता बनर्जी के नाक में दम किया, अपने लेवल पे तो नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं से इशारा ही होगा। उसी का पुरस्कार मिला था उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। तो यहाँ भी कहीं ओवरडू हो गया उनसे कुछ, या जिस तरीके की एक दो चीजें उन्होंने लूज टंग कहीं पे बोल दिया किसी लंच और डिनर के दौरान, और उसके बाद वो लगातार सरकार के रडार पे आ गए। तो बहुत सारी चीजें, बेसिकली एक चीज माननी पड़ेगी आपको, जो संघ का मूल कार्ड होता है वो कभी भी सवाल नहीं पूछता, वो कभी भी उंगली नहीं उठाता, वो अंदर ही सिस्टम में रह के झेलता रहता। अभी तक आप बताइए, आपने कहा नितिन गडकरी, नितिन गडकरी ने आज तक कौन सी क्रांति कर दी, बता दीजिए कैबिनेट में? सिर्फ एक पोस्चरिंग, वो वही पोस्चरिंग है जो बिना नाम ले संकेतों में एक आधी फब्ती कर दी छोटी सी, एक शगुफा छोड़ दिया। उसके अलावा नितिन गडकरी को आपने गंभीर नीतिगत मसलों पर कब मतभेद करते हुए देखा, बता दीजिए? जितने भी पॉलिसी डिजास्टर हुए हैं सबका हिस्सा नहीं है नितिन गडकरी। नोटबंदी से लेकर के, वो अलग बात है कैबिनेट में चर्चा हुई नहीं, नोटबंदी, जीएसटी, जितने भी फैसले हैं, लॉकडाउन, फला, हर एक का हिसाब नहीं माने जाएंगे। कैबिनेट तो सामूहिक दायित्व, उत्तरदायित्व का काम है ना। तो बता दीजिए नितिन गडकरी ने कौन सी क्रांति की आज तक? बाहर में 2 सेंटेंस बोले, हल्की सी चीप पब्लिसिटी ली, शाम को फिर वही। नितिन गडकरी जो कुछ करते हैं वो संघ वाला ही एजेंडा है। पोजीशन भी हम, अपोजिशन भी हम, बाहर सारी स्पेस को कब्जाना है, अपोजिशन को स्पेस में। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है आरएसएस का, आज से नहीं है, जिस दिन से मोदी सत्ता में आए उस दिन से। नितिन गडकरी ब्लू आइड बॉय है कि नहीं और कारणों से? गुजरात लॉबी के पक्ष के खिलाफ खड़ा करने के लिए संघ को भी कोई चाहिए ना, जिसको, जो कॉर्पोरेट का भी प्यारा हो, जो इनके भी सिस्टम का आदमी हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, अदरवाइज इसमें तो घंटों चर्चा हो सकती है। चलिए उस पे उसको छोड़ देते हैं। चलिए सर, किसानों के मुद्दे पर आते हैं। किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ साहब जब देश के उपराष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने कमेंट किया, जब किसान आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, जब 750 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद अभी जब इस रिव्यू में भी जब शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने किसानों की बात की, किसानों का मुद्दा उठाया, उनके पास मंत्रालय है। सर, अब जब धनखड़ साहब पद पे नहीं है, इस्तीफा हो चुका है, तो अब तो उनके पास एक बड़ा मौका है कि वो किसानों के हित में खुल करके खड़े हों, किसानों के साथ खड़े हों, किसानों के बीच पहुंचे। क्या ये बदलाव धनखड़ साहब में दिखेगा? उम्मीद की जाएगी जितना बोलते थे उतना भी बोलने की उम्मीद की जाए, या अब उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, चैप्टर क्लोज्ड? राम प्रकाश जी, अभी तो वो खुल के ही नहीं बोल पा रहे, खुद के बारे में ही नहीं बोल पा रहे। आपके बारे में, मेरे बारे में, किसानों के बारे में क्या बोलेंगे? 21 जुलाई से लेकर के आज 26 अगस्त है, आज तक आपने एक शब्द सुना है उनका? एक झलक देखी कहीं, कोई पिक्चर देखी है उनकी, कोई फोटो? टेबल टेनिस खेलते हैं, सुबह योगा करते हैं, वही फोटो देखी होती है। कंप्लीटली इनकम्युनिकेटेड है, आउट ऑफ सीन है। और मैंने आपको जैसा कहा, वो सारे काम करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। वो स्वस्थ रहे, अगर जब तक ये सरकार है तब तक कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है इस दौरान में वो किसी किताब पे काम करे, कोई ऑटोबायोग्राफी करे, कोई उनकी जीवनी लिख रहा हो, चीजें सारी आएंगी बाहर, अंदर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस सत्ता की तासीर को समझते हुए, मोदी जी के उसको समझते हुए, जितने की उनकी टॉलरेंस की वो है, वो सारी चीजें। आप ये बताइए मुझे, उपराष्ट्रपति जी ने रात को इस्तीफा दिया था 21 जुलाई को, मोदी स्वास्थ्य कारणों से दिया। मोदी जी ने उनको स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो ट्वीट किया, वो कितने घंटे बाद? उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर, देश का सेकंड संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता, अगर उस तरीके से देखना। उसके बाद भी उनको सिर्फ स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देना। दूसरा, पूरी भारतीय जनता पार्टी में अकेले मोदी को छोड़ करके किसी ने आज तक जगदीप धनखड़ का नाम लिया उस दिन के बाद, 21 जुलाई के बाद? किसी ने कोई ट्वीट किया हो? पूरी कैबिनेट की बात करिए, जिस संघ के एकलव्य थे, आज तक उस आरएसएस ने उनके बारे में एक शब्द कहा हो, उसने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की? आप इकोसिस्टम को समझिए क्या? इकोसिस्टम इज कंप्लीटली सेंट्रली कंट्रोल्ड। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक नेता, एक नेता, एक देश। संघ की फिलॉसफी वो, जो मोदी जी कर दे वही सच है। बाकी तो सब 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट, ये वो फला, वो लफाजी है, वो न्यूज स्पेस को कब्जा करने के लिए, उसका उतनी यूटिलिटी है।
देश के लोगों को फिजूल के चीजों में उलझाए रखो, 75 में ये हो जाएगा, 75 में वो हो जाएगा, ऐसा ना तो कुछ होने वाला है। बेसिकली क्या है कि धनखड़ साहब इतने दिन से मोदी जी के साथ रहेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी डिस्कम्फर्ट हुआ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शिवराज चौहान के बारे में, शिवराज चौहान के सामने मंच पर कहा उन्होंने किसानों के बारे में, उसके बाद क्या फॉलो किया? तब तो वाइस प्रेसिडेंट लगाता रहे, उसके बाद तो बहुत समय किसानों के बारे में कब उन्होंने ओपनली एक बयान दिया, बता दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी ताकत होता है। संसद को जब राज्यसभा को चेयर करते थे तब 4 लाइन बोल देते, कभी बोली क्या? एक मंच पर एक पर्टिकुलर माहौल में उन्होंने कुछ लाइनें कही, सरकार ने तो उसका भी बुरा माना था उस समय, और उसका फीडबैक उनको मिला कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और शिवराज चौहान ने ही बताया उनको जाकर। तो ये सारी चीजें इस इकोसिस्टम से बाहर नहीं है। और धनखड़ साहब अभी गए तो जुलाई में है, उनकी विदाई की स्क्रिप्ट मैंने आपको उस दिन जब लाइव कर रहे थे, हम जिस दिन इस्तीफा हुआ था, याद होगा आपको, उस दिन फरवरी से ही एक लंच पे गए थे वो, उससे लेकर के तब तक लगातार उसकी स्क्रिप्ट लगातार स्ट्रेंथन होती जा रही, वो लगातार सरकार के रडार पे थे। सरकार देख रही थी कि वो क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कहाँ क्या कहते हैं, विपक्ष के साथ, अपनी पार्टी के साथ। जो उनके विवाद हुए तमाम, होम सेक्रेटरी को कहते एक बार उनको उनका रूट रुकवा दिया गया, मैंने बताया था आपको, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की होम सेक्रेटरी को कि मैं प्रोटोकॉल में बढ़ा हूं। तो तब उसको बताया गया कि नहीं, मंत्री को सुरक्षा की थ्रेट आपसे ज्यादा है। उस बात, वो भी बात सरकार तक पहुंची कि उन्होंने होम सेक्रेटरी के सामने था। आपने देखा होगा जब मिडिल ईस्ट में वो एक देश में किसी उस पे गए थे फ्यूनरल पे, वहां भी होटल में प्रोटोकॉल को लेकर के कोई बात आई। तो तमाम ऐसी चीजें थी जो मोदी सरकार को गवारा नहीं गुजरी, और अल्टीमेटली विपक्ष के साथ उनका जो प्रेम की पिंगे बढ़ रही थी कथित तौर पर, और वो सारी चीजें फिर उसके बाद जो ये अभी महाभियोग वाला मामला था, वो सारी चीजें ओवरनाइट नहीं, वो पूरा बिल्डअप था। और एक स्टेज ऐसी आई जब इस्तीफे का ही सरकार ने विकल्प चुना, वरना उनको कह भी सकते थे कि भाई थोड़ा सा माइंड योर वेज और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मोदी जी को वो सब कहना नहीं आता, तो उनकी विदाई होगी। तो ऐसा मत मानिए कि ये चीजें बाहर नहीं आएंगी, बाकायदा आएंगी, सिक्वेंशियली आएंगी, तारीखवार आएंगी, लेकिन जब तक मोदी जी सत्ता में है तब तक नहीं आएंगी, उसके बाद आएंगी सारी चीजें। क्योंकि हर आदमी उतनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं रखता जो सतपाल मलिक ने, क्योंकि वो आप देखा भी होगा, जो सतपाल मलिक थे, कहाँ कश्मीर था, कहाँ गोवा था, जाके वो नॉर्थ ईस्ट से जाके रिटायर हुए, बड़े ही ऐसे राज्य से जिसका कोई बहुत महत्व नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं सारी चीजें थी जो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर सतपाल मलिक ने वो सब कह दिया, जो उनको या तो समय रहते कहना चाहिए था, ये बाद सर, में। किसानों के मुद्दे पे तो सतपाल मलिक भी बोले थे, पहले भी राज्यपाल रहते हुए भी, किसान आंदोलन के समय भी वो बोले, लेकिन और धनखड़ साहब भी बोले, फिर भी सतपाल मलिक साहब कार्यकाल पूरा कर ले गए, धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया। धनखड़ साहब तो साहब आप देखिए ना, राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा का सेशन का पहला दिन था, जो चीजें उनके ऊपर आरोप लग रही है कि विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, महाभियोग बड़ा हो, तो सरकार के लिए कितना डिस्कम्फर्ट हो जाएगा ना, कि सरकार की बजाय विपक्ष का प्रस्ताव आप स्वीकार कर रहे हैं, तो इसके मायने तो बहुत गंभीर है ना। और राज्यसभा के अंदर आपकी मेजोरिटी उस लेवल पे बहुत कंफर्टेबल है, तो मोदी सरकार किसी भी रूप में ये तो नहीं दिखना चाहेगी ना कि हाउस की चेयर उसके कंट्रोल में, तो इसलिए वो जो ऑल ऑफ ए सडन एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड एक फैसला लेना पड़ा। और यहाँ भी कहा जाता है कि उनको ये कहा गया या तो इस्तीफा दे दीजिए वरना हम भी उगला रहे। ये भी बात आपने सुनी होगी लगातार कि बहुत सारे एमपीज के बीजेपी के ब्लैंक कागज पे साइन भी करवाए गए थे कथित तौर पर। अब उसकी सच्चाई क्या है, कितनी है, वो तो धनखड़ साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि तो फर्स्ट पर्सन में बातचीत हुई। भाई राजनाथ सिंह गए, उन्होंने जो कुछ भी कहा, तो उस कमरे में तो वो दोनों ही थे, मेरा आप तो कयास नहीं लगा सकते, या तो राजनाथ बताए या धनखड़ साहब बताए, उनमें से कोई सा भी जब तक मोदी पीएम है तब तक तो नहीं बताएगा। उसके बाद कौन बताएगा, ये तय है कि जगदीप धनखड़ बताएंगे, उन पूरी परिस्थितियों को बताएंगे। तो उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अब धनखड़ साहब को फिलहाल बड़ी चीज ये है, राहत की सांस लीजिए, देश के लोग राहत की सांस लें, विपक्ष राहत की सांस लें, कपिल सिब्बल राहत की सांस लें, संजय राउत राहत की सांस लें, जयराम रमेश राहत की सांस लें, कांग्रेस राहत की सांस ले। जगदीप धनखड़ साहब मिल गए हैं, मान लीजिए जगदीप धनखड़ साहब ठीक हैं। जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब वो क्या कारण थे, उसमें कितना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आई है विस्तृत तरीके से कि वो ओटीटी पे फिल्में देख रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं और साथ में बनवा रहे हैं अपना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी आज एंजॉय कर रहे हैं, कल सुरक्षित करते हुए, तब आप टेंशन मत पालिए, धनखड़ साहब ठीक है, स्वस्थ हैं, देश के बीच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।